हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीटेट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का प्रॉपर सॉल्यूशन करेंगे और सारे आपको सही सही आंसर हमारी इस यूट्यूब चैनल पे बताए जाएंगे। आपको इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पे मिल जाएगा। अब मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाके क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हम इन प्रश्नों का प्रॉपर सोल्यूशन देखेंगे अच्छे तरीके से। पहले हम मैथमेटिक्स वाला पोर्शन यानी गणित वाला पोर्शन करते हैं। तो चलिए, जो क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन आपका 31 नंबर का क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिमाणिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला 5। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि 5। कैसे आपको हम बता दें कि 48 आना चाहिए उसका परिणामिक क्षेत्रफल, यानी 1 और 48 यानी 1 गुणे 48, 2 गुणे 24, 3 गुणे 16, 4 गुणे 12, इसके बाद आपका 6 गुणे 8। 5 प्रकार से आपका हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला 37। 19 + 19 38 और डिवाइड कर देते हैं हम 2 से। उसके बाद जो जैसे 19 इधर से 19 उधर से, तो हम दोनों साइड से ऐड कर देते हैं और उसमें से एक माइनस कर देते हैं। इसका फार्मूला होता है r + l - 1, यानी राइट से भी 19 पोजीशन, लेफ्ट से भी 19 पोजीशन, यानी 19 दूना 38 और -1 किया तो आया आपका 37, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड वाला आपका सही होगा। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंची। वहां अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला 8:05 AM। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। संख्या क्या है। इसका जो सही आंसर है आपका 34 वाले का ऑप्शन नंबर सेकंड 63। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सोहेल ने 1 पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल, 1 पैकेट स्केच पेन, 1 कैंची, चमकीले कागज की 5 सीटें और 1 पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदी। तो इसका आपका जो सही आंसर है 35 वाले का, उसका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर सही आएगा, 100 रुपये 50 पैसे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसकी एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है। तो इसका जो सही आंसर है 36 वाले का, वो भी आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला 29 घंटे 35 मिनट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 37 वाले पे। एक 5 अंकों वाली संख्या से 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आपका इसका सही है 8, 7, 6, 4, 9। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 38 वाले पे। 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,008 और 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा। इसका जो सही आंसर आपका 38 वाले का, वो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला सही है 7041। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 39 पे। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी का एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है। इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही होगा 320 मिलीलीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 40 वाले पे। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला 15 किलोमीटर। चलिए ऑप्शन 41 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती हैं। इसमें से कह रहा है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का इसमें पूछ रहा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका जो सही आंसर होगा 41 का ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला होगा। यानी फोर्थ में क्या दिया हुआ आपका, मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है, यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। यह क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यह क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस जो हैं थोड़े से
आसपास की समानता के स्वरूप लग रहे हैं, जैसे संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, दूसरा वाला दिया हुआ, और चौथा वाला दिया है विद्यार्थी को बताना चाहिए कि प्रश्नों का हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। इसमें से दूसरा और चौथा दोनों में से जो सबसे ज़्यादा सही आंसर लग रहा है मुझे फोर्थ वाला लग रहा है, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि दूसरे और चौथे में से कौन सा ऑप्शन सही है। बाकी आंसर की जब आएगी सीटेट की तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा सही आंसर है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही हो सकता है। 43 वाले पे चलते हैं। गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। उस आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर, परिमाप 3 सेंटीमीटर है। उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। आयत के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला है। ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और बी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं 44 पे। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पढ़ने के तरीकों की जानकारी होना, और सबसे लास्ट में जो आपका ऑप्शन दिया हुआ छात्रों के गलत उत्तर के पूरे हल देना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रोहित ने अनुभव किया कि एक वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत है, दोनों ही है। वह वैन हील मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? तो इसका जो सही आंसर मुझे लगा वैसे वो थर्ड वाला लगा है कि संबंध ही बता रहे हैं कि कुछ समचतुर्भुज और आयत में क्या होते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग उसको फॉलो करता है क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये आपसे आपस में एक प्रकार के संबंध स्थापित कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 46 पे। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का एक योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लिखित किया जाता है। ये इस आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, समवर्ग प्रगुण होता है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, तो आपकी वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है, यानी समवर्ग प्रगुण। चलिए अगले पे चलते हैं। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गणित अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित होता है। दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। इसमें से कह रहा है कि सत्य नहीं है कह रहा है, तो गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। संस्कृत और संदर्भ जो चीज़ें होती हैं, इसमें से फिर आपका अगला भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण में प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है। गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गणितीय ज्ञान का नमूनों के अवलोकन सामान्यीकरण से, इसका जो सबसे सही आंसर हमको लग रहा है वो इसमें से पहला वाला, जैसे गणितीय अधिगम में एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है, बिल्कुल सम्मिलित है, सत्य नहीं है कह रहा है। कह रहा है कि संस्कृत और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। ये वाला जो ऑप्शन है ये थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है। वैसे इस कमेंट बॉक्स में आप अपने हिसाब से आपने जो आंसर दिए हैं कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पे भी अपने आंसर दे सकते हैं, जो आपको सबसे अच्छा और उचित ऑप्शन लगे उसके अकॉर्डिंग। तो इसको मैं ऐसे स्किप कर दे रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ। जब आयोग की आंसर की आएगी तो इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? संख्याओं की अंतर्दर्शी समूह को प्रोत्साहित किया जाता है। 48 का वैसे जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला बी और सी। संख्यांक को लिखना अनुक्रम में पढ़ना चाहिए, संख्यांकों को लिखना अनुक्रम में पढ़ना चाहिए, और संख्याओं और इसके बाद गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना सिखाना चाहिए। संख्यांक क्या होते हैं? संख्यांक आप समझिए कि संख्या को जिस चिन्ह द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं उन्हीं को हम संख्यांक कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण हैं? इसका ऑप्शन नंबर 1 वाला सही है। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। चलते हैं 50 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविमीय विवेचन विकसित करने की सर्वाधिक संभावना है? 3D जो 3 डायमेंशनल के फिगर्स होते हैं उनकी बात की गई है। तो यहाँ पे इसका जो आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला है, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे 51 पे चलते हैं। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? तो 51 का जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वाला, क्रिजिनेयर छड़। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका जो आपका सही आंसर है, जैसे प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 वाला इसका सही होगा। ये देखिए 4th वाले में कह रहा है गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। बिल्कुल, गणित में विचारों के सही संचारण के लिए एक विशेष प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जोड़ घटाना गुणा भाग। तो ये चीज़ आपकी सही है। ये कह रहा है कि प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं, कल्पना होना जरूरी है प्राथमिक स्तर पर भी गणित में। 53 वाले पे हम चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ? तो इसका जो सही आंसर है आपका
ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। चलिए इसके बाद हम चलते हैं शुद्ध कथनों को पहचानिए। इसका 54 का, इसमें से आपको शुद्ध कथन को पहचानना है। तो इसका जो सही आंसर था, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं 55 वाले पे। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। इसमें से आपका कौन सा आंसर सही हो सकता है? तो थर्ड वाले को आप देखिए, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। इसमें से आपका फोर्थ वाला जो ऑप्शन है दिया हुआ, बच्चों के समझ सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करनी चाहिए। कुछ इसमें मानते हैं कि परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। तो जब आप अन्य आकृतियों से दूर रखेंगे तो आप समझा कैसे पाएंगे बच्चों को कि त्रिभुज और अन्य आकृतियों में डिफरेंस क्या है? बच्चा घर पे भी जाके तो अन्य आकृतियां देखेगा तो फिर वह कंफ्यूज हो जाएगा। उससे अच्छा आप क्लास में ही अन्य आकृतियों को दिखाकर बच्चे को समझा सकते हैं। 57 वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल पे आप इसको लगा सकते थे। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला 25। 58 पे चलते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? तो 58 वाले का ऑप्शन नंबर 2 यानी 9 आपका सही होगा। 59 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ दिया जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल घेरा जाएगा। तो इसका जो सही आंसर 59 वाले का ऑप्शन नंबर थर्ड वाला आपका सही है, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा जानिए कि जब क्षेत्रफल किसी भी चीज़ों में, अगर जो क्षेत्रफल को वर्ग था, आयत के रूप में इसको बनाना था, हमेशा परिमाप जो होते हैं ना वो बराबर होते हैं। चाहे उसको वृत्त के रूप में मोड़ा जाए, चाहे उसको आयत के रूप में मोड़ा जाए, चाहे उसको वर्ग के रूप में मोड़ा जाए, आप हमेशा ये मान के चलते हैं कि जो चीज़ें परिमाप वाली होती हैं, परिमाप को हमेशा आप बराबर करके क्वेश्चन को लगाएंगे तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः हैं। सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रम से पूछा गया है। तो इसका 60 का जो ऑप्शन नंबर सही है आपका फर्स्ट वाला, 5/6 और 3/4। चलिए अब हम इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन का जो क्वेश्चंस आपके सामने पूछे गए थे इसको सॉल्व करते हैं। तो 61 क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा मणिपुर यानी ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं? इसमें से बॉम्बे हाईवे तथा पश्चिम बंगाल बहुत से लोगों ने लगा के आए हैं, वो उनको ये लग रहा है कि बॉम्बे हाईवे भी इसका सही आंसर हो सकता है। लेकिन अगर जो सीक्वेंस की बात की जाए, क्रूड ऑयल की बात की जाए, तो गुजरात और तमिलनाडु, जैसा कि मैंने पढ़ा और मुझे जो मिला वो गुजरात और तमिलनाडु मिला है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों के लिए किए जाने वाले, ना कि पौधों द्वारा किए जाने वाले। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो गए हैं और उन्होंने सी और डी को मतलब ज़्यादा वरीयता देते हुए, जैसे इसमें दिया हुआ है कि भोजन संचित और भंडारण करना है। भोजन संचित और भंडारण हम थोड़ी करेंगे पौधों के लिए, पौधे तो अपना खुद कर लेते हैं। पानी और खनिजों को अवशोषित करते हैं, ये पौधे खुद करते हैं। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से आप समझिए, पौधों के लिए किए जाने वाले माने हम पौधों के लिए मतलब हम क्या क्या कर सकते हैं? तो हम पौधों को सहारा दे सकते हैं, ह्यूमस प्रदान करना। इनको हम जो है खाद मिट्टी वगैरह अपने हाथों से दे सकते हैं जिसको ह्यूमस बोला जाता है, और पौधों को हम सहारा दे सकते हैं। तो ए और बी, केवल ए और बी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं 65 वाले पे। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा आप किस राज्य का भाग है? तो आपको पता होना चाहिए यह कस्बा आपके तेलंगाना राज्य का भाग है। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, आंवला, पालक और गुड़। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के योग्य है। तो बाज, चील और गिद्ध। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 68 वाले पे। नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? इसमें से आपका जो सही आंसर हो सकता है, जैसे इसमें असम और लद्दाख दोनों में से कोई आपका सही आंसर हो सकता है। वैसे मैं असम को ज़्यादा प्रीफर कर रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। जब आप दिल्ली देखेंगे ना, दिल्ली यहाँ पे दिल्ली के
साउथ साइड में, दिल्ली के साउथ साइड में आपका गुजरात पड़ता है, जहाँ पे आपका गुजरात का गांधीनगर है। यानी ऐसे मैप देखने की स्थिति ऐसे होती है। अब देखिए, इधर आपका ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे की साइड में आपका साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, उधर वेस्ट होता है। अब आप इस चीज़ को समझिए, आपका दिल्ली मान लीजिए यहाँ पे है, और इस कोने पे आपका जो है, इधर आपका गुजरात का गांधीनगर पड़ता है, और इस कोने पे आपका जो है बिहार का पटना पड़ता है। तो इधर आपका मतलब ये साउथ वेस्ट हो गया, यानी दक्षिण पश्चिम हो गया, और इधर आपका साउथ ईस्ट हो गया, यानी दक्षिण पूर्व हो गया। इस साइड में आपको जो है देखने को मिलेगा गांधीनगर और पटना। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, यानी दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किया और यह पाया गया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो इसका जो सही आंसर है ग्रेगोर जोहान मेंडल। जैसे कि मेंडल में आपको पता भी था कि मेंडल जो थे उन्होंने मटर पे जो प्रयोग भी किया था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो इसका जो सही आंसर है, यह चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। इसमें फिर आपका फूड आता है, फिर आपका आवास आता है, फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स आते हैं, 5 चीज़ें आपके ट्रैवलिंग यात्रा वगैरह आती हैं। इन 6 चीज़ों में, उनमें से आपका एक दिया हुआ चीज़ें जो हम बनाते हैं और कैसे करते हैं, यह भी आपका एक आता है उस 6 विषय में से। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? इसका आंसर आप लोगों को जो सबसे बेटर लगे उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 70 वाले का आंसर क्या सही हो सकता है, क्योंकि मैं गलत आंसर नहीं बताना चाहता। जितने भी आंसर मैंने बताए एकदम सटीक बताए हैं। गलत आंसर बताने से आपका उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, और ना ही मेरा उससे कोई फ़ायदा होने वाला। तो गलत आंसर मैं नहीं बताता हूँ। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या सही हो सकता है। आप एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजनाएं बनाएंगे? कैसी योजनाएं आप बना सकते हैं? योजनाओं के बारे में आपसे पूछ रहा है। अलग अलग योजनाओं में सभी विषयों का अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। चूंकि ईवीएस की बात हो रही है तो हम ईवीएस पे चर्चा करते हैं। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। एक पाठ में 2 या अधिक विषय को मिलाना तो कोई उचित विकल्प हुआ नहीं। अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, या पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। सभी विषयों को आप अलग अलग करके भी पढ़ा सकते हैं, और पर्यावरण विज्ञान की अलग अध्यापक का प्रबंध कर सकते हैं। तो दूसरे और चौथे में से आप अपने हिसाब से, आपको सबसे ज़्यादा बेटर आंसर कौन लगा, वैसे अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, ये ज़्यादा बेटर है। पर्यावरण विज्ञान के अलग अध्यापक का प्रबंध आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अध्यापक को अलग करने वाली बात जो बहुत ज़्यादा सटीक नहीं बैठ रही है। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब हम आते हैं 74 वाले पे। पुनीता ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीता चाहता था। तो इसका जो सही आंसर है यह है कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को वह प्राप्त करना चाहता था, कि पहले छात्र जो है वो पाचन से संबंधित कितनी जानकारियाँ चाहते हैं, उनके अंदर कितने कौन कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, इस चीज़ को पुनीता प्राप्त करना चाहती थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के लिए संबंध में सही नहीं है? तो 75 वाले की जो हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 जो है, बच्चों के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। कोई भी जानकारी कैसे मतलब रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है? ये थोड़ा सा निगेटिव आंसर हो गया, तो यही आपका जो है वो सही है। इसमें स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़वादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। मतलब यह चीज़ स्पष्ट हो जाए कि ऑटो चालक केवल पुरुष नहीं हो सकते, महिलाएं भी ऑटो चला सकती हैं। जो काम पुरुष कर सकते हैं वो चीज़ें महिलाएं भी कर सकती हैं। तो यह लैंगिक विषमता और रूढ़वादी जो चीज़ें चली आ रही हैं हमारी परंपरा में, इससे कुछ ना कुछ सीख बच्चों को मिल सकती है। तो 77 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा 5 के समन्वय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? तो उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। 77 का फर्स्ट वाला ऑप्शन। 78 वाले पे चलते हैं। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो 78 वाले का जो आपका आंसर होगा 4th वाला, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर मतलब जब वाद विवाद होंगे तो कई प्रकार की बातें जो हैं वो निकल के सामने आएंगी। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला भी सही हो सकता है, या छात्रों के विचार को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। तो ऑप्शन सेकंड और 4th में से जो सबसे ज़्यादा बेटर आपको लगा हो, जिसको आप लोग लगा के आए हों, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ईवीएस में मानचित्र कौशल क्या करता है? तो मानचित्रण कौशल क्या करता है? स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझने के लिए विकसित करता है।
अगला क्वेश्चन आपका 80 वाला, ईबीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड वाला पाठ, चर्चा के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकपूर्णता के साथ सिखाने में। तो 80 का जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो सही है। हम अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। निम्नलिखित में से क्या ईबीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? व्यापक संकेतक की बात हो रही है। इसमें आपका दिया हुआ समानता के प्रति सरोकार, समानताएं होनी चाहिए, न्याय के प्रति सरोकार होनी चाहिए, अवधारणा मानचित्रण होनी चाहिए। वैसे सहयोग जो है ये व्यापक संकेतक की अगर जो बात करें तो मेरे हिसाब से इसका सहयोग जो है आंसर सही हो सकता है। बाकी आंसर की आएगी तभी इसका एकदम सटीक आंसर आप लोगों को मिल पाएगा। कुछ हजार साल पहले भारत के तालाबों के निर्माण में अल-बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 की ईबीएस के पाठ्य पुस्तक के में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो इसका जो ज़्यादा बेटर आंसर लग रहा है, मतलब जैसे केवल ए और डी वाला, मतलब वैसे भी ऑप्शन ए बी सी भी सही हो सकता है। इसका कुछ शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी सराहना में मदद मिलेगी, इतिहास दृष्टिकोण विकसित होगा और उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ए बी और सी। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हैं। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक होगा? तो 83 का जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला, नज़दीक स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, इसका जो सही आंसर होगा आपका। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईबीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? तो इसलिए प्रोत्साहित करती है शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने के एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। इन तीनों चीज़ों के लिए अलग अलग भी गतिविधियां आप कर सकते हैं। कक्ष में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए आप प्रश्न पूछने के युक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला आपका सही होगा। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है? तो इसका जो सही आंसर आप लोग का 86 का ऑप्शन नंबर थर्ड है, मिजोरम आपका सही आंसर है। आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यप आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 87 का जो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, 100 मीटर ठीक पश्चिम में। अगले क्वेश्चन पे 88 क्वेश्चन कह रहा है कि कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। वह रेलगाड़ी 22:30 में नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 मीटर की दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या होगी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड वाला 38.5। अगले वाले पे चलते हैं हम 89 वाले पे और देखते हैं नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खी और छत्तों के विषय में सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला आपका सही होगा कि छत्तों में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, ऐसा सही नहीं है। छत्तों में नर और मादाएं दोनों मक्खियाँ होती हैं, जिसमें मादा जो मक्खी होती है उसको रानी मक्खी कहा जाता है और वही अंडे देती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला 90 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका 90 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो कौन से व्यापारी हमारे देश में लाए थे? तो इसमें से जो आपका सही आंसर हुआ आपका साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका के जो व्यापारी थे वह मिर्ची को जो है हमारे देश में लाए थे, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड वाला आपका सही होगा, दक्षिण अमेरिका से। जितने भी सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें बताए हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको एकदम सटीक आंसर के साथ दिए गए हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से सीडीपी, उसके बाद सीडीपी के बाद आपका जो लैंग्वेज वाला पार्ट है, लैंग्वेज में आपका हिंदी और इंग्लिश हो गया, उसका भी आप लोगों को प्रॉपर सॉल्यूशन मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप लोगों को सही समय पर मिल जाए और आपका जो प्रॉपर सॉल्यूशन आप लोगों को दिया जाए वह आपको एकदम अच्छे प्रश्नों के साथ और अच्छे उत्तर के साथ आपको मिले। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो पसंद आया तो चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके जब मैं सीडीपी और आपके लैंग्वेज वाला पार्ट करवाऊँ। और आपका जो जूनियर लेवल से जो आपका सीटेट हुआ जूनियर लेवल पर उसका भी मैं आप लोगों को पूरा सोल्यूशन प्रदान कर सकूँ। आपको यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दूंगा। थैंक यू।